नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक्वाटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी तथा गुजरात साइंस सिटी में स्थित नेचर पार्क जनता को समर्पित किया। पीएम मोदी ने देश के पहले 5 स्टार होटल वाले गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री ने गांधीनगर और वाराणसी के बीच एक नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन, गांधीनगर एवं मेहसाणा के बीच एक मेमू यानी कि मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन, 54 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत मेहसाणा वरेठा ब्रूड गेज रेल लाइन और सुरेंद्रनगर और पीपावाव स्टेशन के बीच 266 किलोमीटर लंबा रेल खंड को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन की नई इमारत का भी उद्घाटन किया। अब सभी उद्घाटन की बातों के बीच कहीं आप महंगाई को तो नहीं भूल गए? क्या आप बेरोजगार है ये तो आप नहीं भूल गए? तो क्या सही में अपनी असफलता छुपाने के लिए और असफलता को सफलता में बदलने के लिए ये सब उद्घाटन किए जा रहे हैं? पर क्या अब कोरोना की विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद जनता ये सब चकाचौंध के चक्कर में आकर अपने गम को भुला पाएगी या नहीं? और यही हमारे आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की ओर से कल्प पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करते हैं। कल्प जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मोदी जी ने इतने सारे उद्घाटन किए, क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। जल्पा जी, आपने एक बात बताई अपनी बात में कि असफलता को छुपाने के लिए और सफलता साबित करने के लिए आज के लोकार्पण हुए। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा की एक रीति और नीति रही है, जिस चीज़ का शिलान्यास भी हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हमारे शासन में ही होता है। और आज जो मोदी जी ने जो व्यवस्थाओं का, जो प्रकल्पों का लोकार्पण शिलान्यास नहीं किया, बनाया नहीं है, उसमें तख्ती बदल दो तो जिसमें लोकार्पण किया है, वो ऐसी बात नहीं है कि वो 2 दिन से बंद रहे थे, आज लोकार्पित कर दिया। एक लंबी प्रोसेस है। आप गांधीनगर के रेलवे स्टेशन का काम देखिए तो ये पिछले 2-3 सालों से चल रहा था। होटल का काम भी पिछले 2 साल से चल रहा था। उसी तरह से होटल बनानी ज्यादा जरूरी थी या गरीबों की महंगाई दूर करने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को भी आज व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ही संतोष हुआ होगा कि जिस रेलवे स्टेशन की जो खस्ता हालत थी, वहां पे उनकी चाय का ठेला था उनके पिताजी का, और वहां पे मोदी जी चाय बेचते थे। आज वही रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करके दूध की कीमत देखी है। रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री बोलते हैं कि उन्होंने चाय बेची थी, उन्होंने किसी रेलवे स्टेशन का विकास किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज दूध का क्या भाव है वो आपको पता है? क्या कीमत है दूध की? यानी महंगाई का क्या? उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे तो किसी का पेट नहीं भरने वाला। जल्पा जी, महंगाई का क्या? महंगाई क्या? जल्पा जी, जाहिर जीवन में एक बात भी हमें सत्यता से स्वीकार करनी चाहिए कि आज की परिस्थिति में पेट्रोल डीजल के दाम भी ज्यादा हुए हैं और कुछ खाद्य पदार्थों के भाव भी बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सहज रूप से स्वीकार करती है। आज कोरोना की परिस्थिति के बाद पूरे विश्व में एक नकारात्मकता का माहौल है और उसके सामने भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश मजबूताई से लड़ रहा है। जब तक पेट्रोल और डीजल की बात है तो अप्रैल 2020 में डीजल का पर बैरल रेट था $16 रेट था, और आज वही रेट आज की तारीख में हम देखें तो 75 रुपीज पर बैरल था। इसमें एक और बात मैं जोड़ूंगा कि जो पेट्रोल का प्राइस होता है, बता दें, मनमोहन सिंह के काल में ये आंकड़ा 100 के पार हुआ करता था। तब तो आपके जो नेता है वो तो रास्ते पे आ जाते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो डॉलर का रेट जो कैलकुलेट होता है पेट्रोल के प्राइसिंग में, यानी आपका कहने का मतलब है हमारा रुपया पहले से कमजोर हुआ है। मनमोहन सिंह के काल में जो डॉलर और रुपीस का कंपैरिजन था, यानी रुपया कहीं ना कहीं हमारा गिरता जा रहा है। इसका सीधा अर्थ आपका यही है। पेट्रोल डीजल के भाव पे आपको एक पृष्ठभूमि में ले जाके एक विस्तृत रूप से आपको कहना चाहूंगा कि उस टाइम पे डॉलर के भाव 16 रुपीज थे, आज 75.20 रुपीज है। और पेट्रोल के प्राइसिंग के कैलकुलेशन में डॉलर नहीं, डॉलर इंडेक्स लिया जाता है, वो आज 92 से 95 रुपीज तक वेरी करता रहता है रोज। और एक और बात मैं कहूँ, जब यूपीए का शासन था तब उन्होंने 1.41 लाख करोड़ के पेट्रो बॉन्ड्स इश्यू किए थे,
उसको यानी भी कि भारतीय पेट्रो जनता बॉन्ड पार्टी की इश्यू किए सरकार थे, वो आज भरपाई कर रही है। वो जब धर्मेंद्र प्रधान ने हर कहा सालाना तभी याद हमें आया। 9,875 इससे पहले करोड़ कोई जितना ब्याज भी क्लियरिफिकेशन भारतीय नहीं जनता पता पार्टी था। की सरकार जब उसमें आप भुगतान वादा कर रही करते है। थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारी सरकार आएगी तब कम कर देगी, तब भी आपको ये पेट्रो बॉन्ड नहीं दिखे थे। और इतने साल से 7 साल से आपकी सरकार है, तब आपको पेट्रो बॉन्ड नहीं दिखाई दिए। लेकिन अभी जब कोई विकल्प नहीं बचा, अब टैक्स कैसे कम कर ले, नहीं तो सरकार की तिजोरी खाली हो जाएगी, इसीलिए पेट्रो बॉन्ड लेकर आ गए। भाजपा की सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सन्निष्ठ प्रयास किए हैं और ये देश की जनता ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इसमें हम कुछ मना नहीं करते कि भाव नहीं बढ़े, भाव बढ़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः परिश्रम से इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए लगी हुई है। और कांग्रेस, वैसे आपने ये सारी परियोजना आज जो हुई वो कितने करोड़ की थी, आपको पता है? उतने करोड़ में हम क्या क्या कर सकते थे? मैम आज की अगर हम बात करें, सिर्फ हम नेचर, नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर नेचर पार्क की बात कर ले, 14 करोड़ की लागत से बना है। सिर्फ नेचर पार्क का हम एग्जांपल ले लेते हैं। वहां पर बच्चे खेल के कुछ सीखेंगे या बच्चों को उसमें कुछ ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा दी होती। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या फिर सिर्फ गुजरात की ही बात करें, वो 14 करोड़ में हम क्या कर सकते थे? हम शिक्षा में कितने आगे बढ़ सकते थे? साइंस सिटी में जो नेचर पार्क आज खुला है उस पे लगा पैसा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा लगाती है, वो दोनों पूर्णतः एक अलग विषय है। आप इतिहास को देखेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप ग्रामीण विकास का बजट देखिए, आप ग्रामीण विकास की बात कीजिए, वहां पर तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, हर एक क्षेत्र के लिए हम पुख्ता बजट रखते हैं। साइंस सिटी एक भारत का अनूठा स्थान है। साइंस सिटी में जब बात हो रही है यहाँ पर नेचर पार्क की, बहुत ही नई बात हो रही है यहाँ पर वो जो भूल भुलैया बनाया गया है, फिर वो चेस वाला, यानी इन सब की क्या जरूरत? ये सब मैम क्रिएटिविटी है, मतलब क्रिएटिविटी ठीक है, लेकिन जहां हम शिक्षा में पीछे हो वहां पर इस तरीके के खर्चे कितने उचित? और कहने का मतलब ये भी है कि अभी तीसरी लहर भी आने वाली है, उसके लिए सब फंड है हमारे पास। जब तक साइंस सिटी के डेवलपमेंट और महंगाई का क्या? अगर सरकार के पास इतने ही पैसे, या फिर ऐसा है पेट्रोल डीजल से लूटो और फिर इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खड़ा करके दिखा दो, क्या उससे कम हो जाएगी? आम जनता को क्या फायदा? आम जनता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। साइंस सिटी का अगर ओवरऑल कैलकुलेशन आप अगर शायद निकालने जाए तो 3050 रुपए होता है। क्या एक आम आदमी अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी के साथ जाता है तो क्या उसे ये खर्चा वो उठा पाएगा? 12,000 से ज्यादा। आपको क्या लगता है? सिटी में काफी स्कूलों की टूर की जाती है, उसमें काफी किफायती दर में, किफायती दर की बात मत कीजिए, क्योंकि स्कूल वाले शिक्षा की फी कितनी लेते हैं वो भी हमें पता है। जब भी स्कूल की ओर से टूर होता है उसकी भी क्या प्राइस होती है वो हम बखूबी जानते हैं। साइंस सिटी की जब तक बात है जल्पा जी, तो आपको भी पता होगा कि गुजरात में, अहमदाबाद में आया हुआ साइंस सिटी, वो गुजरात में आए हुआ वैज्ञानिक स्थलों का एक अनूठा स्थान है। वहां में हमें इतनी चीजें सीखने को मिलती है, इतनी क्रिएटिविटी सीखने को मिलती है जितनी हमें किसी और जगह पे देखने को नहीं मिलती। यानी वहां पर बच्चे सीख जाएंगे, वहां पर बच्चे एक दिन पिकनिक पर आकर सीख जाएंगे, लेकिन बाकी वो जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उसका क्या? उसके लिए भी मैम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में 33 साल के बाद नई शिक्षा नीति का अमल हमने किया है। आने वाले समय में शिक्षा नीति का अमल किया गया तो शिक्षा मंत्री क्यों बदले गए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन कराने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे थे, या उतना वो दिखावा नहीं कर पाए कि नहीं हम शिक्षा नीति लाए हैं। और हम ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं ले पाए, क्योंकि हम ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे पाए तो हमें कॉन्फिडेंस था कि हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे ले। मंत्रिमंडल के विस्तरण की जब तक बात है वो प्रधानमंत्री जी के पास का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में 303 सांसद है। हम हर एक सांसद का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं। जिन मंत्रियों से मंत्रालय वापस लिए गए हैं उनका भी उपयोग हम हमारे संगठन में करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में करेंगे। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है। मैं ये बात से सहमत नहीं हूं। जो सफल थे वो मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्हें प्रमोशन दिया गया है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अच्छा काम करेगा और उसे हटा दो, ये ऐसा तो कहीं नहीं होता। जो कर रहे थे वो भी अच्छा काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद है, उसमें भी काफी ऐसे चेहरे थे जो कैपेबल थे और उनको मंत्रिमंडल में पहली बार में स्थान नहीं मिला था, तो विस्तरण करके मोदी जी ने उनको वैसे सिंधिया ने क्या कर दिया था जो उन्हें स्थान मिल गया? अनुप्रिया पटेल, उन्होंने क्या किया था? कुछ भी नहीं। उनसे भी काफी मतलब थे ऐसे उम्मीदवार जो काबिल मतलब थे, उनका अनुभव था।
जो शायद देश के विकास में और सहभागी हो जाता। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात है, वो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उनमें बहुत ही क्लेवरनेस भी थी और उनमें जनता के लिए काम करने की उनके पास शक्ति भी थी। लेकिन वो बुरे थे, कांग्रेस में थे तब वो एक परिवार में बंधे हुए थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनकी प्रतिभाओं का सही उपयोग नहीं कर रहे थे, उनको घुटन महसूस हुई, उन्हें लगा कि अगर मुझे जनता के काम करना है तो मैं कांग्रेस में रहकर नहीं कर पाऊंगा। मध्य प्रदेश है, भारतीय वो जनता लेना है, पार्टी इसलिए की सिंधिया का उपयोग कर दो और बदले में उसको मंत्रिमंडल में स्थान दे दो। अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व को स्वीकार करके और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादिता की, हमारी विचारधारा को स्वीकार करके कोई भी नेता अगर भाजपा में आना चाहता है और देश के विकास राष्ट्रवादी नेता यात्रा में राष्ट्रवादी नेतागिरी को स्वागत करते हैं। अपना कर वो आए थे या मंत्रिमंडल में स्थान के लिए वो आए थे? मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर आए थे। आप उनके बयान सुनेंगी तो आपको स्पष्ट रूप से बयान तो कोई कुछ भी देता है, उस पे ना जाए तो अच्छा। मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के जो नीति विहीन कांग्रेस थी, उनसे वो घुटन महसूस कर रहे थे, उनकी प्रतिभा का उपयोग वैसे आप नीति की बात कर रहे हो, प्रशांत जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? आज मोदी जी ने इतने सारे उद्घाटन किए हैं, फायदा क्या होगा? आम जनता के बारे में सोचे, क्या महंगाई कम हो जाएगी? पहले जो हमारी चर्चा चल रही है उसके ऊपर मैं थोड़ा बोल दूं कि आज की तारीख में देश की हालत कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, बाकी जितनी तकलीफें हैं वो नेहरू जी छोड़ के गए हैं। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो पाकिस्तान जा सकते हैं जी। ये माहौल में हर एक सरकार की एक बखूबी, एक उनकी एफिशिएंसी बोलो या उनका एक प्रोसेस होती है, वो सिस्टम से वो लोग काम करते हैं। ये लोकशाही में इमरजेंसी आया था, वो भी एक लोकशाही का भाग था, और अभी इमरजेंसी 2.0 मान सकता हूं मैं, उस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, देखिए विकास एक अविरत अनंत प्रोग्रेस और प्रोसेस है जी। इसमें ऐसा है कि हर एक सरकार की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विकास करना है। 2014 से मैं दो शब्द ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूं, एक है विकास, दूसरा है राष्ट्रवाद। अगर कहीं भी किसी को इसकी व्याख्या मिल जाए, कोई डेफिनेशन मिल जाए, तो कृपया करके मुझे बताइएगा। विकास हर एक तरह का होना जरूरी है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अ बेसिक नेसेसिटीज। जो हवा, पानी और फूड की जो हम बात कर रहे थे, वो सबको देना होता है सिटीजन्स को। तो पूरे देश में सिटीजन्स को पहले तो बेसिक फैसिलिटीज क्या मिलती है, उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी क्या मिलती है, उसके बाद उसकी एफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ती है, और उसके बाद उसकी लाइफ, लग्जरी लाइफ या तो लाइफ जो उसको बोल सके, वो उसके देश में कैसे रहती है, और वो गर्व कर सके कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारे हिंदुस्तान में हम अच्छी तरह पल सकते हैं, और 2 वक्त की रोटी नहीं, हमारे पास रहने के लिए घर भी है, खाने के लिए फूड भी है। ये सब देखिए विकास का जो मैंने बोला एक पार्ट है, ये भी जरूरी है, बट उसके साथ बेसिक फैसिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ, मांग रहा हूँ, जैसे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रोड का क्या है, ये जो सारी है चीज एमिनिटीज है। देखिए पहले के दिनों में आप देखो तो हम फ्लैट में रहते थे, वो सिर्फ फ्लैट में पार्किंग, वो भी 4 व्हील की नहीं मिलती थी। अब आप देखो तो एमिनिटीज लोग मांग रहे हैं। तो जैसे जैसे हर एक चीज का ग्रोथ होता है तो वो एक डिमांड बन जाती है। तो आज की तारीख में जनता की भी मांग होती है। साइंस सिटी के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। साइंस सिटी यस एक एमिनिटीज है। जैसे आज की तारीख में यहाँ से मैक्सिमम ट्रैवल आप फॉरेन में करते हो, दुबई में आप जाइए तो दुबई में क्या है, वो जो एक्वेरियम है वहाँ, वो होटल का नाम मैं कहीं भूल रहा हूँ, पाम एटलांटिस, तो वो एवरीथिंग इज चार्जेबल, बट उसके सामने दुबई की जनता को बेसिक फैसिलिटीज हर जगह मिल जाती है। उनको कहीं लाइन में नहीं खड़ा रहना है, उनके वहाँ ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती है, उनके वहाँ बेड की किल्लत नहीं होती है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, एंड देन यू हैव टू गो फॉर अ एमिनिटीज। गांधीनगर की अगर बात करें तो जो होटल बनी, रेलवे स्टेशन बना, वो प्योरली एंड प्योरली वाइब्रेंट गुजरात को टारगेट करके बनाया गया है कि वाइब्रेंट जब होता है तब पूरे वर्ल्ड में से लोग आते हैं, पूरे इंडिया में से लोग आते हैं, तो उनको वहां पर स्टेइंग का प्रॉब्लम, क्योंकि हर लोगों को अहमदाबाद लाना पड़ता है, तो उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, मतलब एकोमोडेशन की बात हो, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी की बात हो, इसीलिए वो चलेगा। अभी वाइब्रेंट अगर नहीं है, 2 मिनट के लिए आप भूल जाओगे वाइब्रेंट नहीं है, तो फिर वो होटल कैसे चलेगा? उसका भी एक मेंटेनेंस है, उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट का स्टेक है, तो वो गवर्नमेंट उसको कैसे मेंटेन करेगी। और आज की तारीख में दूसरा एक और वो आ चुका है विवादित कि वहां पर लीकर का परमिशन जो सरकार देगी। पूरे देश में लीकर का परमिशन कहीं काफी सारे स्टेट में है, गुजरात हमारा नहीं है, तो गुजरात को डिफॉल्ट सरकार चलाएगी वो लीकर की परमिशन के साथ, तो एक विवादित है, फिर भी उसके ऊपर भी हम नहीं आते। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एमिनिटीज, ये लग्जरी है।
वो जो 5 स्टार होटल है वो लग्जरी है। यहाँ की प्रजा को, जनता को लग्जरी बाद में चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट पासा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वहां जाके देखते हैं तो फिर हम भी बोलते हैं कि यार हमारे देश में ऐसा क्यों कुछ नहीं है। जैसे साइंस सिटी की बात, वो रॉबोट बनाते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं, काफी सारी प्रोसेस खड़ी कर दी है, बट वो अफोर्डेबल नहीं है। हर एक चीज को, हर एक लोगों को अफोर्डेबल नहीं होता है। तो विकास मतलब रोड से लेके, कनेक्टिविटी से लेके, आज एक तहसील या एक गांव को आप ले लो, मैं शहर में तो आता ही नहीं हूँ, एक गांव है, गांव के पंचायत की ऑफिस के नजदीक एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ, स्कूल के अंदर स्टाफ, वहाँ पर जो बच्चा पढ़ता है उसको अगर ज़्यादा पढ़ना है हायर स्टडीज़ के लिए नज़दीकी ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो रोड की कनेक्टिविटी, वो रोड के ऊपर से बस जानी चाहिए। अगर तालुका मतलब ब्लॉक की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका प्रॉपर स्टाफ, गांव में जो किसान है वो किसान खेती कर पाए अच्छी तरीके से तो उसके लिए उसका फर्टिलाइजर इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वो जो उसका जो भी प्रोडक्शन आएगा उसका एमएसपी मिलना चाहिए, या तो वहां से वो ट्रैवल कर सके, उसका जो भी प्रोडक्शन आता है वो ट्रैवल कर सके, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा सके। ये पूरा जो सर्कल घुमाना है वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब आप इसमें कहां पर हो आज की तारीख में, 50%, 60%, 70%, वो कंपेयर करो, उसके बाद हम एम्यूनिटीज देने की बात करें। आज की तारीख में हमारे इंडिया में रूरल वर्सेस अर्बन का कंपेयर करो तो अर्बनाइजेशन कम है, हमारा रूरल एरिया ज्यादा है। सो रूरल को ये फैसिलिटीज चाहिए। रूरल में भी काफी सारा टूरिज्म भी डेवलप करना बाकी है। जिस गांव की मैंने एग्जांपल दिया, वो गांव के नजदीकी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ है, कौन सी इंडस्ट्रीज आई, वो कितना एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रही है, ये सब भी मायने रखता है। तो ये सर्कल कैसे आप कंप्लीट करते हो, ये जिम्मेदारी है। और हर एक चीज प्योरली एंड प्योरली इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। पिछले हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, हर जगह पर चर्चा है, यूपी में कुछ आ रहा है, नमामि गंगे, ये वो, आज की तारीख में गुजरात में इतना, तो अगले साल गुजरात में और यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए क्या हम ये सब कर रहे हैं। तो राजनीति सिर्फ इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए, वो भी एक अविरत प्रोसेस है। आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, तो एक अविरत वे से हर एक, मतलब ऐसा नहीं है हर किसी स्टेट को अच्छा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो ये बायस बिहेवियर कोई भी सरकार का नहीं होना चाहिए। वो उसको ध्यान में रख के, और आज की डिमांड क्या है, गुजरात की बात करो, देश की बात करो, आज की डिमांड क्या है, वो डिमांड को फुलफिल करने का सरकार को ट्राई करना है। कि आज की तारीख में पेट्रोल की बात करें, अभी डॉलर का प्राइस जो भी हो, क्रूड ऑयल का प्राइस कितना भी बढ़े, क्रूड ऑयल का प्राइस कितना भी, आज का एवरेज रेट अगर $90 है तो $90 बैरल, मतलब 159 किलो लीटर उसमें आता है। डिवाइड जो भी डॉलर टू रुपी कन्वर्जन डिवाइड बाय 159 आप करते हो तो ओनली 35 रुपीज या 36 रुपीज आता है, मैक्सिमम 40। कितना भी डॉलर बढ़े, आज तक कभी भी वो डॉलर का कन्वर्जन 40 रुपीज के ऊपर क्रॉस नहीं किया गया है। तो 40 के ऊपर आपकी एक्साइज, ये वो टैक्सेशन सब ले लो। अगर सरकार की विल हो, मनसा हो, तो पेट्रोल डीजल 65 रुपए से कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए। अभी उसको अगर आप बोल रहे हो पेट्रो बॉन्ड है, मुझे इसकी कॉपी चाहिए, क्योंकि पेट्रो बॉन्ड हम काफी टाइम से बोल रहे हैं, कहीं भी पब्लिक डॉक्यूमेंट आज तक किसी को नहीं मिल रहा है। तो सीरियसली मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है कहीं पर, तो सरकार की मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ओपन कर दे कि ये बॉन्ड मनमोहन सिंह ने लिया था और इस वजह से लिया था और ये भुगत रही है सरकार, उसको पब्लिक करो सबसे पहले। जिस तरीके से आपने ममता बनर्जी की सर्जरी का रिपोर्ट पब्लिकली मांगा था, उसी तरह आप इसको भी पब्लिक करो। पब्लिक करने के बाद कैलकुलेशन करो और उसको कंपेंसेट करना वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को महंगाई बढ़ाने में रस नहीं होना चाहिए, नहीं है, मैं भी समझता हूं, लेकिन कैसे कंपेंसेट किया जाए कि 65 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो डीरेगुलराइज किया है मनमोहन सिंह की सरकार ने प्राइस किया है, तब से ये हमको ये चुनौती आ रही है। तो अगर एक आप बेंचमार्क बना दो, थ्रेशोल्ड बना दो कि 65 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो अगर जाता है तो वो पैसा कहां से सरकार एडजस्ट करेगी। सरकार के पास 1000 रास्ते हैं, उसके अपने पास हाईएस्ट मतलब फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अपने पास हाईएस्ट फॉरेन की वो गोल्ड पड़ी है, अपने पास जीएसटी का कलेक्शन बहुत ही आ रहा है। आज की तारीख में पूरे देश में देखा जाए तो टोल टैक्स हो रहा है। टोल टैक्स भी एक विकास का भाग है, इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था, नितिन गडकरी जी ने भी बोला है। तो वो बहुत ही इनकम बहुत है, सरकार की तिजोरी में पैसा है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ जा रहा है, तो उसको भी आप मैनेज करो, बैलेंस करना पड़ेगा। सिर्फ एमिनिटीज में बनाओ। आज की तारीख में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे फैंटास्टिक है। जब 2014 की बात करें, भाजपा सरकार का एक ही अभियान था कि हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल है,
फ्रेजाइल मतलब ब्रोकन हो चुकी है, जो फ्रेजाइल टू फेब्युलस बनाएंगे, लेकिन फेब्युलस तो नहीं हुई, जीडीपी तो कहीं पर नहीं है। 2 साल का जीडीपी बेनिफिट ऑफ डाउट मैं ही दे देता हूं उनको, उसके पहले की जीडीपी की हालत क्या है। काशी टू क्यूटो बनाने वाली बात थी, तो काशी टू क्यूटो तो नहीं बना, ठीक है 50% तक पहुंच चुके हैं, 5-7 साल कम लगते हैं कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा करने के लिए। वो मोदी जी अपने आप स्ट्रगल कर रहे हैं काशी को क्यूटो बनाने में, शायद हो भी जाएगा 10 साल बाद, वो थैंक्स टू मोदी जी या थैंक्स टू वाराणसी, थैंक्स टू सरकार, बट उसके साथ जनता की भी कुछ और भी डिमांड है, उसको भी फुलफिल कीजिए। कल्प जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जब वाराणसी की बात चली है तो मोदी जी वहां पर भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने उद्घाटन किया था, 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ था। अब सबसे पहले याद आता है, अगर वाराणसी याद आती है तो याद आता है कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया था, फिर याद आता है नमामि गंगे, जिसमें 29,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए थे। वो पैसे क्या गंगा में बह गए? मोदी जी ने जो काम ठाना है गंगा मैया को साफ करने का, वो मोदी जी उस पे लगे हुए हैं। जब तक नमामि गंगे मिशन की बात है, दिखाई क्यों नहीं देता वो प्लांट? दिखाई प्लीज आप 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको नमामि गंगे पे भी जवाब दे दूंगा। प्रशांत भाई ने विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो बात उठाई है, मैं उसको भी विस्तृत रूप से आपको जवाब दूंगा। जब नमामि गंगे की बात आज हो रही है, तो गंगा का विषय है वो बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी विषय है, जो केंद्रों और राज्यों के समन्वय से हमें करना है, क्योंकि गंगा कई राज्यों से पसार होती है। किसी राज्यों की जो सहायक नदियां है उसका पानी भी गंगा में आता है। जब नमामि गंगे की बात है तो उसमें 2 स्तरीय व्यवस्था सरकार ने की है। एक व्यवस्था है शुरुआती स्तर की गतिविधियों के लिए, उसके लिए जो रिजल्ट हमें प्रॉम्प्ट दिखे वो व्यवस्था है। उसका मतलब कि जो कचरा गंगा मैया पे तैरता है और जो पास के गांव में से आता बह गई, अब कचरे पर कहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नमामि गंगा के शुद्धिकरण की बात है, मैं आपको उस पे सरकार ने जो आज तक काम किया है मैं उसकी आपको झांकी देना चाहता हूँ। जो शुरुआती स्तर की गतिविधियां होती है वहां में ऊपरी सतह की सफाई की जाती है और बहते हुए कचरे को साफ करने की व्यवस्था की जाती है, और ग्रामीण क्षेत्र से जो नाले आते हैं उनको कैसे रोकना है उसके लिए सरकार काम कर रही है। वो शॉर्ट टर्म काम है। दूसरा काम है लॉन्ग टर्म, जो करने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं। जो गंगा से सटे हुए उद्योग है और ग्रामीण क्षेत्र की नालियां है, नगर निगम से जो कचरा आता है उसकी जो व्यवस्था है वो लंबी प्रोसेस है, वो 1 साल में हम उसको रोक नहीं सकते। मोदी जी ने कितने साल बोले थे, याद है आपको? मोदी जी ने कहा था हम जो नमामि गंगे मिशन का काम है वो हम बहुत ही पूरी तरह से करेंगे। उन्होंने समय कहा था, उससे 2-3 साल ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम 2 साल में गंगा को पूरी तरह से साफ कर देंगे। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि हो भी पाएगा, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार प्लांट हमें तो कहीं नजर नहीं बनाया गया है इस देश में। प्लांट की अगर हम बात करें, वो प्लांट हमें तो नजर नहीं आता, वो तो इन प्रोसेस ही बताते हैं। प्लांट तो कब बनेगा, कब गंगा नदी सूत होगी? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप पहले हरिद्वार की जो गंगा मैया के घाट थे वो देख लीजिए, वाराणसी के घाट भी देख लीजिए, ऋषिकेश के घाट भी देख लीजिए। आज की परिस्थिति और आज से 7 साल पहले की परिस्थिति, आपको उसमें पूरा अंतर दिखेगा कि पहले वो वहाँ पे कितनी गंदगी रहती थी। जो श्रद्धालु वहाँ पे आते थे, वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए भी उनको 100 बार सोचना पड़ता था कि यहाँ पे कितना गंदा है। कांग्रेस ने देश के सांस्कृतिक धरोहर को और जो हमारा जो ये विरासत है गंगा की, यानी उसमें 29,000 करोड़ जाते हैं। यानी आप जो सफाई की बात कर रहे हो, यानी भी फॉरेनर वाराणसी के 80 घाट पे आता है कर दो कि आप गंगा नदी में मत बहाए नारियल और दिया, आप यहाँ पर रखे। वो कुंभ तैयार करने में और वो जो सफाई है वो करने में 29,000 करोड़ जाते हैं। मैम, गंगा मैया की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और उसके अंदर जो पानी है वो 468.7 बिलियन मैट्रिक टन पानी गंगा मैया में बहता है। तो ये बहुत ही विशाल प्रोसेस है, इसमें समय लगता है और इसका नमामि मिशन का जो रिजल्ट है वो जनता ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष तौर पर देखा है। कुछ घाट दिखा रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि पर ये नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि इतनी लंबी गंगा मैया है और हर जगह नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत लोग काम कर रहे हैं, तो ये गंगा में जो लाशें बही वो क्या पता नहीं चला? मतलब 1 लाश बही, चलो 2 बही, चलो 4 बही, चलो 10 बही, तब पता नहीं चला। उस विषय में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उनको जो पगले भरने चाहिए वो उन्होंने लिए हैं
और आगे भी उसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब तक नमामि गंगे की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गंगा मैया को साफ रखने के लिए हम कटिबद्ध है। गंगा मैया को साफ भी करेंगे, उसके आसपास के इलाकों में पर्यावरण का संवर्धन भी करेंगे। और अब मैं प्रशांत जी की बात पर आना चाहूंगा। मुझे आनंद हुआ कि प्रशांत भाई ने विकास और राष्ट्रवाद ये दो शब्द का उपयोग किया कि आज देश में विकास कहाँ पे हो रहा है, आज देश में विकास की परिभाषा क्या है। उन्होंने रेलवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि देश की आज़ादी के बाद अगर सबसे तेज गति से आज देश में रोड बन रहे हैं तो वो मोदी जी की सरकार में बन रहे हैं। मैं आपको एक फिगर भी देना चाहूंगा कि 2020-21 के साल में हर दिन एवरेज 13,298 किलोमीटर के रोड नितिन गडकरी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बनाए हैं। उसके अगले साल की बात करें 19-20 की तो 2,237 से हम 20-21 में 13,298 पर पहुंचे थे। और ये बात हुई आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, ये बात हुई नेशनल हमारा परफॉर्मेंस और हमारी आगे की सरकार का परफॉर्मेंस भी हमें अगर हम कंपेयर किसी करना भी शहर चाहिए। की बात करें तो वहां पे रोड रास्ते की परिस्थिति क्या है? मैं आपको मेरी बात एक बार पूरी हो जाए। आप नेशनल हाईवे पे कितना सफर करते होंगे और आप खुद के घर से ऑफिस तक या कॉलेज तक कितना सफर करते होंगे, ये भी बता दीजिए। ग्रामीण रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब तक बात है तो गुजरात हमेशा से उसमें अग्रसर रहा है। आज के प्रधानमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चों को नौका में बैठ के जाना पड़ता है आप पढ़ने के लिए। देश के अन्य राज्यों के साथ गुजरात के रोड रास्तों को अगर आप कंपेयर करेगी तो आपको भी एक गुजराती होने के नाते आपको गर्व होगा। यानी कि मोदी जी सिर्फ गुजरात का विकास करते हैं, 7 साल से आपकी सरकार है। ये बोल रहा आप बोल रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो गुजरात के दूसरे मोदी जी ने 12 साल गुजरात क्या ये विपक्ष की बात सही है? क्या ये विपक्ष की बात सही है कि मोदी जी सिर्फ अपने ही स्टेट पर ध्यान देते हैं? मैंने तो आपको कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 13,298 किलोमीटर रास्ते बने, वो सिर्फ गुजरात में नहीं बने। मोदी जी के राज में तो कांग्रेस देश के आजादी के 70 साल के बाद भी देश के कई इलाकों में रेलवे को नहीं पहुंचा पाई थी। मोदी जी ने मणिपुर तक आज रेलवे की प्रथम पैसेंजर ट्रेन मोदी जी तो कुछ पीपीपी मॉडल के बारे में भी बता रहे थे। जब तक रेलवे की पीपीपी मॉडल की बात है तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज इस देश में 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चलती है। जब पिछले साल पीपीपी मॉडल की बात हुई थी तो उस वक्त सिर्फ 150 ट्रेन की बात हुई थी। उसके बाद ही रेलवे स्टेशन की पार्किंग की टिकट 21-22 के बजट में देखी गई 13,000 पैसेंजर ट्रेन सिर्फ 1,000 पैसेंजर ट्रेन बात करते हैं मॉडल पे चलाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। बढ़ोतरी क्यों हुई? पीपीपी मॉडल नाम आया उसके बाद बढ़ोतरी क्यों हुई? जो पीपीपी मॉडल होता है वो भी जनता की सुविधा की बढ़ोतरी के लिए होता है। मोदी जी की सरकार जो तो भी जनता के लिए सुविधा तो ये भी है कि उन्हें निम्न दर में टिकट मिल जाए, वो क्यों नहीं मिलती? उसके बारे में भी सोचिए। जब तक रेलवे पैसे की तो कमी नहीं है। देखिए 1,500 करोड़ रुपए वाराणसी हो, 1,100 करोड़ से ज्यादा हो गुजरात में। मोदी जी की सरकार ने आज तक जितना भी रेलवे को कभी भी बजट नहीं मिला है वो मोदी जी ने दिया है रेलवे को बजट। क्या बात है? रेलवे का बजट बताइए कौन सी साल में अभी डिक्लेयर हुआ था, अभी बता दीजिए, अभी की बात कीजिए। रेलवे बजट आखिर में हुआ जो 1.1 लाख करोड़ का निर्मला सीतारमण जी ने उसको डिक्लेयर किया था। और जब तक रेलवे की बात है तो आज जनता के पैसे से वो इंफ्रास्ट्रक्चर करना और उसको फिर प्राइवेट हाथों में सौंप देना, बात तो यही हुई। प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात नहीं है मैडम। पीपीपी मॉडल का और प्राइवेट ऑपरेटर्स का मतलब क्या हुआ? रेलवे की बात करें तो प्राइवेट ऑपरेटर्स नाम सामने आया था। सुविधा के लिए यानी कि जनता से टैक्स वसूलो और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाओ, उसका उद्घाटन करो, वो तख्ती लगाओ और उसके बाद उसे पीपीपी मॉडल का नाम देके डाइवर्ट कर दो, यानी मुनाफा कोई और कमाए। मोदी जी के शासन में देश की जनता कैसे अच्छी व्यवस्था प्राप्त कर पाए। जब तक रेलवे की बात है, देश के लाखों करोड़ों मुसाफिर रोज रेलवे में अपना प्रवास करते हैं। पीयूष गोयल जी ने और अब अश्विनी जी ने जो बात ठानी है, देश में कई नई ट्रेनें शुरू हुई है। तेजस एक्सप्रेस आप देख लीजिए, उसी तरह की नई ट्रेनें देखिए। आज रेल में प्लेन की तरह की सुविधा मोदी जी की सरकार में जनता ट्रेन में आज पा रही है जी, और प्लेन के जैसे टिकट भी दे रही है, उतने ही रेट है। अगर आप प्लेन की बात करें, गरीब रथ के डिब्बे या वो मुसाफरी कम कीमतों में करने की बात नहीं है, उसकी कम कीमत करने की बात नहीं है, लेकिन से पैसे खर्च हो उस पे ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब तक गांधीनगर में बने 5 स्टार होटल की बात है तो गांधीनगर में सिर्फ वाइब्रेंट गुजराती नहीं होता,
जो सेक्टर 17 में जो हेलीपैड ग्राउंड था पहले, वहां पे एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है। ये तो कोरोना के कारण पिछले 1 साल से इवेंट नहीं हो रहा है, बाकी उस एग्जीबिशन सेंटर में और महात्मा मंदिर में जी कितनी कंपनी आ गई, कितनी रोजगारी आ गई। बेरोजगारी का दर 2 डिजिट में क्यों पहुंचा? बेरोजगारी का दर 2 डिजिट में क्यों पहुंचा? अगर आपकी वो इवेंट वाले कंपनी वाले आए होते तो क्या यहाँ पर रोजगारी की समस्या होती? मैम वहाँ पे जो इवेंट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि वो विदेशी कंपनियां ही आती है। ये मार्केट जो होता है वो हमारी देश की कंपनी, चलो देसी कंपनी ले लो, लेकिन रोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी का दर 2 डिजिट में क्यों पहुंचा? मोदी जी की सरकार ने सन्निष्ठ प्रयास किए हैं कोरोना के कारण उद्योगों को जो नुकसान हुआ था, प्रयास किए हैं, लेकिन रोजगारी नहीं हुई। प्रशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी का दर 2 डिजिट में पहुंच चुका है, यहाँ पर उद्घाटन किए जा रहे हैं। चलो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले सुविधा लोगों को क्या चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, 2014 से 19 की जो टर्म थी उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने को दिख रहा था जो बोल रहे हैं, लेकिन 19 के इलेक्शन के बाद देखो तो हमारा ड्रॉप डाउन बहुत था। वो जीडीपी की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, कहीं ना कहीं महंगाई की बात हो, तो वैसे भी जनता भी परेशान हो रही थी कि हालात बहुत ही बिगड़ रहे हैं और उसमें सुधार नहीं आ रहा था। वैसे भी इकोनॉमी और अपनी हालत खस्ता हो रही थी, उसमें कोरोना आया। कोरोना के आने के बाद ये 1.5 साल में इतना हालत खराब हो गया ना, बिजनेस, जॉब, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी चली गई है, नहीं देने की तो बात कम है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अटके हुए। आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल स्पेंडिंग जो हो रहा है, अभी देखिए जीडीपी का कैलकुलेशन जो है उसका जो फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू CGIX। सी इज अ कैपिटल, मतलब ये जो अपना लोग, हम लोग जो स्पेंड करते हैं, पब्लिक जो स्पेंड करती है। जी मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आते हैं, जो बिल्डर्स और जो भी अपने प्रोफेशनलिज्म लोग करते हैं। एक्स इज NX मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमारे देश में ये कमजोरी है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। आज की तारीख में हमारी हर एक चीज की जो प्रोक्योरमेंट है वो डॉलर में है, तो जिस और उसी वजह से डॉलर और रुपये का कन्वर्जन में भी बैलेंस नहीं हो रहा है। डॉलर आप देख लो तो 2014 गिन लो या 8 गिन लो, कभी भी डॉलर नीचे नहीं आया। डॉलर के सामने जो रुपया होना चाहिए वो नीचे नहीं आया है। तो ये ओवरऑल जो भी पूरा सर्कल जो मैं बता रहा हूँ वो घूम नहीं रहा है, वो कैसे घुमाया जाए। सबसे पहले तो नोटबंदी, तो नोटबंदी से पैसा सरकारी तिजोरी में आ गया, तो सरकार को वो पैसा मतलब प्रॉपर वे से यूटिलाइज करके लिक्विडिटी मार्केट में लानी चाहिए थी, वो नहीं है, वो लिक्विडिटी नहीं है, इसीलिए लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आज एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एक कंप्यूटर 3 मैन पावर का काम कर लेता है। टेक्नोलॉजी जो आ गई वो 3 मशीन की, जो एक मशीन है वो 4 लोगों का काम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी और मशीनरी का यूज जरूरी है, बट उसके सामने इन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट कैसे या उनकी स्किल सेट कैसे बढ़ाई जाए। तो और हर एक मतलब ग्रेजुएशन, आज फ्रेशर को कोई जॉब नहीं दे रहा है, तो क्राइटेरिया में चेंज। उसी तरह हम आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसी तरह मेक इन इंडिया की अगर बात करें, मेक इन इंडिया का एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ ही बहुत कम है। आप कोई भी गवर्नमेंट टेंडरिंग में देख लो तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जो लोग को, जो स्टार्टअप वाला है उसको 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो कोटा, रिजर्वेशन का कोटा है कि उनको कुछ परसेंटेज प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन अपनी गवर्नमेंट ही नहीं चला रही है। गुजरात गवर्नमेंट में भी वो कोटा में वो जो 10% का स्टार्टअप का कोटा है उसमें गवर्नमेंट गुजरात ही अप्लाई नहीं कर रही है। तो बेरोजगारी का दर, अभी NSSO आप देख लो, NSSO ने क्लियरली, वो एक फाइट चली थी और NSSO के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया था 2019 में, कि ऑफिशियल आंकड़ा बोल रहा है कि 2015 तक, 15 या 16 तक, 16 के बाद ये आंकड़ा डिक्लेयर नहीं हुआ है। इंडिया में 42 करोड़ के पास जॉब थी 2015 तक में, वो घटकर NSSO के हिसाब से 37 CR हो गया था। सो 5 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई, फिर वो आंकड़ा बढ़ता गया कम होने की जगह। अभी 5 करोड़ लोग तो स्टार्टअप में नहीं आए, स्किल इंडिया में नहीं गए, इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं गए, तो वो कहाँ गए? घर पे बैठे, और सुसाइड भी बढ़ा। उसी तरह किसानों की बात कर लो तो वहां भी जो ग्रोथ होना चाहिए, किसानों की आय दुगनी करने की बात है अंडर दी PMFBY, तो वो PMFBY के अंतर्गत जो बेनिफिट डायरेक्ट मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लैकुना आ रहा है। तो ओवरऑल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द रोड बिल्डिंग, बट बेसिक नेसेसरी अपने मैंडेटरी रिसोर्सेज जो ह्यूमन को टच करता है, उसमें कहीं पर कैच है, वो कैच बैलेंस नहीं हो रहा है, वो क्लियर कट बात है। उसी जैसे मैंने बताया NSSO का ये आंकड़ा 42 से 37, वो आज की तारीख में अभी भी 34 CR है, वो 37 तक भी नहीं पहुंचा है। तो पहले तो 37 भी था, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद वो और भी घटता जा रहा है। लॉकडाउन के टाइम
ही लोगों की डिमांड है कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, लोगों को सब्सिडीज दे, कुछ ना कुछ मोटिवेशन या इंसेंटिव दे, ताकि वो लोग एटलीस्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना दे सके और उनका भी बिजनेस बढ़े। और वो बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ एक्सपोर्ट बंद करवाए, लोकल एक्सेप्टेंस शुरू करे, कुछ इंपोर्ट ज्यादा कराने के लिए जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की पॉलिसीज है उसमें कुछ चेंज, कुछ सुधार लाना पड़ेगा। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो प्योरली गवर्नमेंट पे टिकी हुई है, जो काफी टाइम से बंद है। वो काफी बिजनेस आज की तारीख में, वो डायमंड है, टेक्सटाइल है, अपना सॉल्ट का है, काफी बिजनेस ऐसे जो बंद पड़े हैं, उनको कैसे बूस्ट किया जाए वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस दिशा में विचार भी करे, और अभी जल्द से जल्द विचार नहीं, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन करे, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी की जो बात है कम से कम 2 साल और लगेंगे। वो चैलेंज है, वो ऐसा नहीं है कोई भी सरकार हो, वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इमीडिएटली आज बोला और कल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो एजुकेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। आज की तारीख में तो एजुकेशन कराना ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, वो भी बड़ा चैलेंज है। एम्प्लॉयमेंट कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, बिजनेस, प्रोडक्शन, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने 6 दिन की मैराथन मीटिंग चला के 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, वो ग्राउंड पे भी नहीं दिखता है जो दिखना चाहिए। एमएसएमई की लोन की बात थी, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर ली, वो अच्छी बात है, वो जरूरी था। उससे काफी सारा बेनिफिट्स, इररिलेवेंट बेनिफिट मिलने लगे। जो कोर होता है उसकी पेरीफेरी का बेनिफिट एमएसएमई में आने के बाद लोगों को मिलने लगा, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, वो लिक्विडिटी लानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो दंगल देश का में अभी वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। કર્તવ્યનિષ્ઠા એટલે ગુજરાત પોલીસ। किसी ने मुझसे पूछा कि सिर्फ 7 साल की उम्र में हॉकी स्टिक उठाना मुश्किल रहा होगा ना। सच कहूं तो हॉकी स्टिक उठाना आसान था, मुश्किल था आवाज उठाना। उन लोगों के सामने जो मानते हैं कि लड़कियों को सिर्फ सुनना चाहिए, उन नियमों के सामने जो कहते हैं कि लड़कियों को खेल का मैदान नहीं, घर की दीवारों को चुनना चाहिए, तो पहले आवाज उठाई, फिर हॉकी स्टिक। हर गोल के साथ एक एक मुंह बंद करती गई, एक एक को जवाब देती गई। पर आज मेरे देश ने सवाल पूछा है, हॉकी में गोल्ड जीत कर आओगे? पूरी दुनिया को जवाब देना है। तो इस बार अपने लिए नहीं, देश के लिए गोल करके आना है, गोल्ड लेके आना है। जिनके लिए देश ही उनका सर्व है, उन पे पूरे देश को गर्व है। टोक्यो 2020, इस बार इंडिया वर्सेस दुनिया।
वेलकम बैक। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोरोना में जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को जो 4 लाख रुपए देने की बात थी, तब पहले केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कहा गया था कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, और उसके बाद दूसरी बार जब हलफनामा उन्होंने दाखिल किया, तब जो कि थोड़े शब्द सुधार लिए थे, उन्होंने कहा पैसे तो है लेकिन दे नहीं सकते। तो मतलब कोरोना से जो मृतक के परिवारजन हैं उन्हें हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हमें हमारे लिए ये सब चीजों के लिए पैसे हैं। विकास के लिए फंड और कोरोना महामारी के लिए फंड एक दोनों पूरी तरह से एक अलग विषय है। जब तक कोरोना की बात है, पूरे देश में कोविड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार ने बहुत ही पैसे खर्च किए हैं। यानी इसमें ऐसा कुछ होता है कि पेट्रोल डीजल से जो आय हुई उसके पैसे यहीं पे खर्च करने, इधर से जो आय हुई उसी के पैसे यहां से ही खर्च करने, ऐसे कुछ मतलब पैरामीटर है या स्ट्रेटेजी है या कोई रूल बनाया है मोदी जी ने? देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के विकास के लिए, रोड, रास्ते, पानी के लिए, बिजली के लिए जो भी काम करने पड़ेंगे वो भी डंके पे चोट पे मोदी जी आज कर रहे हैं। और दूसरी बात, मृतकों को सहाय कब मिल जाएगी? वैसे उसका उद्घाटन कब होगा कि हम देखें कि उद्घाटन हो रहा है, लोगों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, डिजिटल युग का जमाना है, ऑनलाइन हम उद्घाटन कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे भी 1 क्लिक पे हम दे सकते हैं। वो समारोह कब देखने को मिलेगा? देश की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, आप मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखिए, कुछ ही दिनों में अच्छी खबर आएगी। और मोदी जी देश की 125 करोड़ जनता के लिए ही काम करते हैं, और वो जनता ने देखा है कि मोदी जी हमारे लिए ही लगे हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत आई है तो उसका निराकरण भी मोदी जी ही लाएंगे। वैसे ये उद्घाटन की बात होती है, हमें सी प्लेन भी याद आता है, क्यों अभी दिखाई नहीं देता? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैडम, कोरोना की दूसरी वेव के बाद उसे बंद किया गया था, अभी कुछ ही दिनों के पहले उसको खोला गया है जी। तो क्रमशः सभी चीजों को धीरे धीरे, या फिर वो सी प्लेन था उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई प्लेन होता है, वो कमर्शियल प्लेन हो, पैसेंजर प्लेन हो, थोड़े समय के बाद उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। कितना समय हुआ था वैसे? कितने लोग गए होंगे सी प्लेन में? आपके पास आंकड़ा है? ऐसा पूरा आंकड़ा तो मैं आज यहाँ पे लेके नहीं आया, लेकिन जब सी प्लेन की सेवा शुरू हुई थी तब हम टीवी पे भी देखते थे, कितने दिन में बंद हो गई थी? कितने दिन में बंद हो गई थी? आप शायद गिन सकते हो। ऐसी बात नहीं है, वो चली थी, लेकिन कोविड के कारण, बढ़ते केसों के कारण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बंद किया गया था। तो फिर सी प्लेन को शुरू रखने का उसका कोई मतलब ऐसा नहीं था। वो बिगड़ा हुआ प्लेन आप लेकर आ गए थे, भले ही कितने ही हजार रुपए वो आवंटित किए गए, वो दिखाया गया हो, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? जनता की जान जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं, शायद आपकी गलती हो गई। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे कि मोदी जी जानबूझकर लिया है। शायद हो सकता है मोदी जी को टेक्निकल उस बारे में पता ना हो, या उनकी टीम को पता ना हो, और वो लोग ये सी प्लेन लेकर आ गए हो, पुरानी टेक्नोलॉजी वाला। ऐसा नहीं, सी प्लेन यानी हमारे पैसे ऐसे ही बर्बाद होंगे? मतलब सी प्लेन भी जनता के पैसे जनता के लिए खर्च किए जाएंगे। पैसे जाए, लेकिन आज हम उसकी सर्विस तो राजनीतिक मैदान में यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारी सरकार की कामगिरी की तुलना हमारी प्रीवियस जो सरकार की थी उसकी कामगिरी से 100% होनी चाहिए। और देश की जनता को मैं भी बोलता हूं, अगर कंपैरिजन करने गए, अगर आप विकास की कंपैरिजन करेंगे तो आपको मोदी जी ने स्पष्ट रूप खुद से कहा दिखेगा। था, मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बना और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें गिरावट आई है, यानी कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, और मेरे से ज्यादा ये जनता खुशनसीब है कि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर मैं मिला। ये मोदी जी के शब्द थे। यानी कंपैरिजन करनी है तो ये कीजिए, महंगा क्यों है पेट्रोल डीजल? कम कर दीजिए ना प्राइस। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल भी केंद्र सरकार में बैठी है, लेकिन उसके लिए हमें सभी राज्य सरकारों का सहकार भी प्राप्त होना चाहिए। आज कई ऐसे राज्य हैं जिनकी आवक का सबसे बड़ा स्रोत है वो पेट्रोल डीजल पे जो उनको टैक्स मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये भी हुआ कि जब 2014 से पहले आप निकलते थे, या तब कहीं ना कहीं अगर मनमोहन सिंह को भी पैसे कम करने थे, पैसे कम करने होंगे, तब आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन देश में 2016 में हुआ है, तभी से सरकार प्रयत्न कर रही है कि हम किसी भी तरह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम मना लें। आपने कभी सर्वदलीय बैठक तो नहीं बुलाई, या सभी राज्यों को बात करके वो ऑनलाइन नहीं दिखाया कि ये पेट्रोल डीजल की कीमत के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये जनता के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंसेस भी हुए दिल्ली में, और ये जीएसटी काउंसिल है, इसमें सिर्फ सरकार के सदस्य ही नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी के लोग बैठे थे या सभी
थे? जीएसटी काउंसिल में सभी पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और आप अगर ये बोल रहे हो तो फिर कांग्रेस, हमारे आप बोल रहे हो कि सपोर्ट नहीं कर रही, तो कांग्रेस आज रास्ते पर क्यों उतर आई है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आपके ही तरीके से? इस देश में कोई भी विकास का अच्छा काम होगा तो भी कांग्रेस तो रोड पे आने ही वाली है। उनका काम है भाजपा का विरोध करना, लेकिन हम हमारे काम में लगे हुए हैं और हम अपना काम करते जाएंगे। जो कांग्रेस की सरकार आज पेट्रोल डीजल के दाम पे जोर जोर से रोड पे आके चिल्ला रही है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, राजस्थान में उनकी सरकार है, सबसे ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स आज राजस्थान में लिया जाता है। 36% वैट वो लोग लेते हैं, प्लस 1.50 रुपीज पर लीटर रोड डेवलपमेंट सेस भी वो लोग लेते हैं। जब तक महाराष्ट्र की बात है तो वेट भी लिया जाता है, सरचार्ज भी लिया जाता है, हाईवे लिकर बैन सेस भी लिया जाता है और डिजास्टर मैनेजमेंट सेस भी लिया जाता है। कितना लेता है, मध्य प्रदेश कितना लेता है, वो भी बता दीजिए। अगर हम देश के सभी राज्यों से कंपेयर करें तो वहां गुजरात काफी नीचे नंबर पर आता है। गुजरात में अन्य राज्यों के कंपैरिजन में काफी कम टैक्स लिया जाता है और जब जब भी प्राइस बढ़ी है तो विजय रूपाणी जी ने, गुजरात की बात कर रहे हो, हमारे पीछे भी कितने स्टेट है वो भी बता दीजिए। वो स्टेट हो सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। गुजरात तो वो भी बताइए ना, आप आगे वाले से कंपैरिजन कर रहे हो। अगर आप मेट्रो सिटी जो है उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप पीछे वाली सिटी भी बता दीजिए। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है आज। और कोई कानून लाने हो या आपको कोई लाना हो सुधारा, तब आपको याद नहीं आती कांग्रेस, लेकिन आपको जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाना है तब आपको याद आ जाता है। आपको नोटबंदी के वक्त नहीं याद आता कि हमें दूसरी राज्य सरकार के साथ भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, वो आपको याद नहीं आता। लेकिन हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए आपको दूसरे राज्यों सरकारों की सहयोग की जरूरत पड़ जाती है। ये कैसी बात कर रहे हो आप? या तो फिर आप सभी जो फैसले लेने हैं उसमें सभी राज्यों को, सभी पार्टियों को शामिल कीजिए। हर एक निर्णय का अपना एक दायरा होता है। अब दायरा आ गया, सही बात है जल्पा जी, इसमें कोई नकारात्मकता से लेने की बात नहीं है। अगर रक्षा की बात है, पेट्रोलियम मंत्री भी बदले गए, तो उसमें राज्यों से पूछने का कोई जरूरत नहीं रहता है, प्रधानमंत्री खुद निर्णय करते हैं। जी, तो प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल का जो विषय है, पेट्रोल डीजल का जो विषय है वो राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री निर्णय ले ले, जनता उनके साथ है। प्रधानमंत्री निर्णय ले ही ले, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम कर दे, जीएसटी के दायरे में लेकर। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जीएसटी का जो विषय है जो लॉजिक बता रहे थे उस हिसाब से 35 रुपए है। चलो 35 रुपए नहीं, हम तो 65 रुपए देने के लिए तैयार है। 35 नहीं 65 देंगे लोग, लेकिन आप कम कर दीजिए। मैं आपको प्रधानमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री 8 बजे आ जाए, प्रधानमंत्री लाइव हो जाए इस मुद्दे पर। जब जब जरूर पड़ती है और प्रधानमंत्री जी के दायरे में जो निर्णय करने का बात आती है तो प्रधानमंत्री किसी भी वक्त आके प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, अपनी बात दिखाते हैं। प्रधानमंत्री उद्घाटन कर दे। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेट्रोल डीजल का जो टैक्स का विषय है उनको जीएसटी में समाने का विषय है, उसके लिए हर एक राज्य की मंजूरी जरूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ बातें हुई थी, बातें नहीं होती है। हमारे नितिन भाई पटेल अगर आपको लाना होता, अगर आपको लाना होता तो अभी तक आप लेकर आ चुके होते। हम तो ये बात जीएसटी काउंसिल में जब से जीएसटी आया उस दिन से हमने रख दी है और कई राज्य उसमें माने भी है। जो पहले नहीं मान रहे थे वो आज माने भी है। कुछ राज्यों की दिक्कतें है, उस पर भी बात अभी हो रही है। यानी उन राज्यों को तो और भी काफी कानून है, काफी चीजें हैं, उनमें भी उनको दिक्कतें हैं। तब आप क्यों ये बोलते हो कि नहीं इनकी हम क्यों सुने? जो निर्णय का दायरा, जिस बात पे राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी वहां भी उनका राय ली जाएगी और जहां पे उनकी आवश्यकता नहीं होगी, जो देश के संविधान के हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी को अधिकार दिए गए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी अपनी तरह से स्वतंत्र से भी निर्णय लेंगे। जब तक आज पेट्रोल डीजल की बात है, मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों को बोलना चाहता हूँ, आप रोड पे आ जा रहे हो, आपको आवाज आ रही हो तो आप उत्तर दे सकते हैं। युवराज सिंह जी, युवराज सिंह जी अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे जवाब दीजिएगा। राजस्थान में तो लिकर का बैन भी नहीं है। पिछले साल राजस्थान की सरकार ने 6,850 करोड़ रुपए उनको अल्कोहल के सेल से मिले हैं। उसके बावजूद भी आज देश में सबसे ज्यादा टैक्स आपकी अशोक गहलोत जी की सरकार क्यों लेती है? पहले आप आपकी सरकार से जाके जवाब लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे गुजरात में विजय रूपाणी जी से और नरेंद्र भाई मोदी जी से प्रश्न पूछिए। आप देश में 70 साल में कुछ कर नहीं पाए, आपकी विफलता। वैसे आपको बता दें कि केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती थी वो 2014 में कितना था और 2021 में कितना है, वो आंकड़ा भी आप देखें तो काफी उसमें आपको इंक्रीज केंद्र सरकार जो टैक्स वसूल करती है 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41 या 42% पैसा वापस राज्यों को विकास के कार्यों के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी पैसा लेके उसको दबा के बैठ जाते हैं, वो पैसा हर राज्य को मिलता है। आप जो बोल रहे हो, कई ऐसी भी योजनाएं हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। जैसे हम ले धोलेरा का एयरपोर्ट,
क्या हुआ था, धोलेरा जो है वो एक ही बारिश में धुल गया था। अगर हम बात करें वो चोटीला का विश्व प्रख्यात एयरपोर्ट बनाने वाले थे, उसमें क्या हो रहा है? जलपा जी, मैं वहां पर तो कुछ जमीन के विषय में, वहां पर कुछ जमीन कौभांड भी सामने आया था। आपको धौलेरा के विषय में वहां पर जमीन कौभांड भी सामने आ गया था। मैं आपको धौलेरा के विषय में, मतलब एयरपोर्ट तो बना नहीं, लेकिन कांड पे कांड हुए रहे थे। धौलेरा का विषय जब आपने धौलेरा के विषय की बात की है, तो मैं तो आपको उद्घाटन तो हो गया, रिबन भी मतलब काट दी गई, क्या क्या वो प्रोजेक्शन दिखाया गया था एनिमेशन वाला, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा। धौलेरा के विषय में आपको कहना चाहूंगा कि गुजराती होने के लिए मुझे गर्व होता है कि जहां पे एक पहले बंजर जमीन थी, वहां के विकास का एक कार्य होने की किसी ने कोई शक्यता नहीं दर्ज कराई थी, वहां पे आज एक स्मार्ट सिटी बने वैसा प्लानिंग चल रहा है जी। वैसे आपको बता दें वो प्लानिंग 3 साल में, वो आपको बता दें वो प्लानिंग 3 साल में कंप्लीट होना था। की बात है, जब तक धौलेरा के एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पर रिपोर्ट तो ये सामने आई थी कि वहां पर जो जमीन की गुणवत्ता है वो उस लायक नहीं है कि वहां पर एयरपोर्ट बन सके। प्रशांत जी शायद इस बात पर गौर करना चाहिए। प्रशांत जी मैं आपकी ओर भी आऊंगी कल जी। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे? रिपोर्ट सामने आई थी जमीन की गुणवत्ता, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सॉइल टेस्ट जो आया है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। दिस लैंड इज नॉट मेंट और नॉट सपोर्टिंग टू द एयरपोर्ट और अ रनवे, ऐसा करके उसका सॉइल रिपोर्ट आया हुआ है। तो धौलेरा एक अलग मैटर हो चुकी है, मतलब वहां पर एयरपोर्ट वैसे भी फिजिबल नहीं था। आज अहमदाबाद से भी आप देखो तो वो कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर वहां पर एयरपोर्ट बनाओ, बाकी सब इंटरनेशनल फ्लाइट वहां पर मूव हो, आसपास में क्या हो, और चलो मान लिया धौलेरा स्मार्ट सिटी आपको बनाना है, फॉरगेट एयरपोर्ट को बाजू पे रख दीजिए। बाकी वहां पर आज की तारीख में भी क्या है, जो बंजर जमीन थी वो बंजर ही है, सिर्फ प्लॉटिंग हुए हैं। तो बिल्डर लोग ने उनका काम कर दिया प्लॉटिंग की स्कीम बना के, लेकिन वहां कहाँ स्कूल बनी, उसको स्पेशल तालुका के अंदर ले जाके कोई स्पेशल तालुका मथक बना के कोई स्पेशल प्रोविजन किया गया, वहाँ के लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई और डेवलपमेंट के लिए कोई सब्सिडीज दी गई स्पेशल, तो वो कुछ दिख नहीं रहा है। वहाँ भी आप जाओ ना, यहाँ से आप भावनगर जाते हो बीच में आता है, तो वो जो जमीन नजर जाती है वहाँ तक जमीन दिखती है, तो बाकी की स्मार्ट सिटी कहाँ है? सेम वे स्मार्ट सिटी पे हम आ जाते हैं। तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? जो स्मार्ट सिटी हम बनाने की बात कर रहे थे, तो स्मार्ट सिटी मतलब हम अहमदाबाद स्मार्ट सिटी में बैठे हैं। आज की तारीख में हम अहमदाबाद गवर्नेंस के, कॉर्पोरेशन गवर्नेंस के एज ए सिटीजन अगर हमको कुछ भी काम करना है तो वो हमारे एक फिंगर पे होना चाहिए, एक इसके पॉइंट पे होना चाहिए। कोई कियोस्क, कोई डेस्क, आज की तारीख में भी वहां पर लंबी लाइन लगी है कॉर्पोरेशन में। सिटी सिविक सेंटर बनाए हैं, कुछ चीजें डेफिनेटली डिजिटलाइज की गई है, लेकिन जो रिजोल्यूशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम जो होना चाहिए वो उतना ही है। लंबी लाइन, हर एक चीज के लिए 1 वीक 10 दिन का टाइम, धक्के खाना, 4 धक्के खाओ तब जाके आपका एक काम होता है। तो फॉर्मेलिटीज जो होती है वो पेपर पे ज्यादा रहती है रादर देन इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ ग्राउंड। उसी तरह कुछ और 2-3 जो बात चली पेट्रोल के जीएसटी के लिए, जिस दिन से जीएसटी आया था पेट्रोल को रिफॉर्म इसीलिए नहीं किया गया था कि काफ़ी सारी स्टेट की इनकम इससे थोड़ी ज़्यादा आती है, तो उसका एक एनालिसिस टेबल बनाने का बोला था। कुछ चीज़ें देखिए, आज गुजरात में लीकर परमिट नहीं है, लेकिन राजस्थान, गोवा में लीकर, गोवा की आप बात करो, भाजपा की सरकार है, पेट्रोल डीजल का वेट 0% था गोवा में। जिस दिन मनोहर पारीकर ने शपथ लिया था, पहले ही दिन उन्होंने वो टैक्स 0 कर दिया था। तो अगर आपको एप्पल टू एप्पल चेक कंपेयर करना है तो बाकी स्टेट में 0 मत करो, लेकिन 1 डिजिट में रखो ना। हमारे यहाँ गुजरात में 23-24% है, 39% महाराष्ट्र में है, 36% राजस्थान में है, एमपी में भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो ये स्टेट का जो जीएसटी है, उस वेट जो है उसको जीएसटी में लाने के लिए सरकार को ही एक्शन लेना पड़ेगा। और क्या ऐसा हो सकता है कभी कि कोई स्टेट ना बोले मेरे को ये जीएसटी में नहीं लेना है? केंद्र सरकार अगर बोलेगी तो हर एक स्टेट को सिंपल उसको फॉलो करना है। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल का सेपरेट वेट के लिए पूरी सिस्टम ऐसे की ऐसी लगी पड़ी है। जो जीएसटी कलेक्शन आता है, हम आज कुछ भी पे करते हैं या कुछ भी बाय करते हैं तो उसका जो जीएसटी होता है वो 2 चीज में जाता है, स्टेट और सेंट्रल। एसजीएसटी, आईजीएसटी, आप कोई भी बिल देख लो तो फिर उससे वहां से वो स्टेट में जाता है। तो जीएसटी होने के बाद चुनौती बढ़ गई, जो हर एक स्टेट को वो वापिस जीएसटी का जो रिडिम्पशन या रीएम्बर्समेंट मिलना चाहिए उसमें थोड़ा डिले होने लगा, पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी जो पेट्रोल का वेट और डीजल का जो वेट लगता है, 2 ही प्रोडक्ट बची है वेट के, तो वेट कलेक्शन
उसका बाइफर्केशन और उसका कलेक्शन टू दी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्शन टू दी स्टेट गवर्नमेंट, ये जो उसका प्रोसेस, जो ईआरपी सॉल्यूशन, जो ईआरपी चलना चाहिए या उसका जो एप्लीकेशन चलना चाहिए, डिजिटलाइज एप्लीकेशन, उसके लिए स्पेशल मैन पावर, स्पेशल रिसोर्सेज वहीं के वहीं है, तो वो सेंट्रल में नहीं आते। जीएसटी में आने से वो पूरा थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाएगा और जीएसटी का कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, अच्छा आ रहा है, हम भी गर्व कर रहे हैं उसके ऊपर, आ रहा है। थोड़ी सिस्टम फॉर्मलाइज हुई है, जो पहले भ्रष्टाचार ज्यादा होता था वो थोड़ा कम अगर हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट, उसका जो पैसा आना चाहिए वो विकास में कम जा रहा है, बाकी कहीं जगह ज्यादा जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन अपने पास अगर ये जो कलेक्शन अच्छा है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे कंपेंसेट करो ताकि अपना ये जो बेसिक मैंडेटरी विकास दिखना चाहिए, जो मैं हवा, पानी और फूड की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर ज्यादा दिखना चाहिए, एमेनिटीज पे कम। आज की तारीख में जो ज़्यादा खर्चे दिख रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़, धौलेरा, साइंस सिटी, लेक फ्रंट, ये फ्रंट, वो सब एमेनिटीज़ है। एमेनिटीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है बट नॉट एट दिस स्टेज। अभी की तारीख में अगर हम अंडर डेवलप बोल रहे हैं हमारी कंट्री को, तो अंडर डेवलप की तरह रहे, ना कि पूरा डेवलप कंट्री की तरह रहे। फॉरेन में डेफिनेटली एवरीथिंग इज चार्जेबल और हम जाके चार्ज पे करते ही है, नहीं करते ऐसा नहीं है। तब हमको भी अफसोस होता है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। मैं जाता हूँ दुबई, सिंगापुर सब देखते हैं तो मुझे भी लगता है कि साला हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ के, जो यहाँ के नेता वहाँ घूमने जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मेरे देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, मैं तो पावर में बैठा हूँ, मुझे कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। उस तरीके का थोड़ा चेंजेस हमको दिख रहा है, थोड़ा चेंजेस, लेकिन वो थोड़ा जो है वो उसको 100% नहीं पहुंचाएगा तो चलेगा। लेकिन जो फूड सिक्योरिटी वाली बात है, जो बेसिक नेसेसिटी की बात है, उसको तो 100 पे अब तो लाना पड़ेगा। देश को 70 साल हो चुके हैं, अब कितना देश एक ही मतलब पुरानी कैसेट बजाता रहेगा कि हम देश था, गरीब था, कुछ नहीं था, ये नहीं था, सिस्टम नहीं था। कब तक हम एक कैसेट बजाएंगे? और आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो एफिशिएंसी है, वो 7 साल में 70 साल को तो कंपेयर कर ही सकते हैं। अब आज की तारीख में पहले 5 साल हम समझ सकते हैं कि 5 साल थोड़ा कम पीरियड है, लेकिन अब आप 100% मेजोरिटी पे बैठे हो, दोनों एंड पे आपकी मेजोरिटी अच्छी है, कोई भी बिल आप पास कर सकते हो। तो काफी सारे ऐसे पेंडिंग बिल है जो सीधा जनता को असर करती है, उसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, और बाकी जो इररिलेवेंट जो लॉज है उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो। जो अभी अब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है, 370 ठीक है, राम मंदिर ठीक है, ये सब ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल और भी एक दो जो अभी बिल, लव जिहाद की बात है, तो ये सब एक प्रोसेस की तरह जाना चाहिए, नहीं कि उसके ऊपर एक स्पेशल फोकस करके इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जी कल्प जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा कि यहाँ पर उद्घाटन पे उद्घाटन तो किए जा रहे हैं, अगर इतने पैसे हैं तो हर जो बच्चे हैं उसको टैबलेट कब सरकार मुहैया कराएगी? और कोरोना में जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी कि जो मृतक है, उनके परिजनों को पैसे कब मिलेंगे? देश में विकास कार्यों के साथ साथ, यानी कोरोना की दूसरी लहर में हम कहीं ना कहीं उनको बचाने में असफल हुए हैं, लेकिन कम से कम मुआवजा कुछ उनके परिजनों को, उनके बच्चों को तो दे ही सकते हैं। कब दे देंगे हम? हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, देश की जनता को मैं यही कहूँगा कि मोदी जी है वो 130 करोड़ भारतीयों के हित के लिए दिल्ली पे जाके बैठे हैं। जो भी अच्छा होगा वो मोदी जी करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं क्लोजिंग नोट पे प्रशांत जी की बात पे थोड़ी कमेंट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें दूसरी और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं उनसे सहमत हूँ और आज मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार आज ये काम कर रही है। अगर हम देखें, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया, तो उन्हें जो ग्रामीण विकास और शहरी विकास में जो संतुलन बनाए रखना था वो नहीं बना पाए। एक तरफ उन्होंने मुंबई और दिल्ली जैसे शहर तो खड़े कर दिए, लेकिन देश के हजारों गाँव में वो बिजली भी नहीं पहुँचा पाए, शौचालय भी नहीं बना पाए, हॉस्पिटल भी नहीं बना पाए और रास्ते भी नहीं बना पाए। आप देखिए 2014 में जब मोदी जी ने देश की कमान को संभाला, तब देश के गांवों में शौचालय की क्या स्थिति थी, वहां पे रोड की क्या स्थिति थी, वहां पे बिजली की क्या स्थिति थी। अगर हम उसमें ना जाए तो अच्छा होगा कि देश के मूलभूत ढांचे को, कितने कांड हुए हैं, मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मोदी जी आज लगे हुए हैं। शौचालय नहीं है, देश के मूलभूत ढांचों को मजबूत बनाएंगे, देश के शहरों को भी अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के बनाएंगे, ग्रामीण में भी हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, हम कर रहे हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के गांव में पैसे की कमी नहीं है, पहुंच चुकी है। पैसे की कमी नहीं है। हर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट सरकार मुहैया करा दे, उसका समारोह कब देंगे?
कोरोना में शिक्षा की बात है, चाहे वो गुजरात सरकार हो या केंद्र की भाजपा सरकार हो, उनके परिवारजनों को पैसे कब देंगे, उसका समारोह देश के विद्यार्थियों के लिए जो भी उत्तम होगा वो केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार करेगी। कोरोना काल में यहाँ पर लाल चादर बिछाई गई थी, उद्घाटन के लिए लाल चादर बिछाई गई थी, अब इसमें भी आप कुछ कर दीजिए, कम से कम पैसे तो लोगों को मिलेंगे। और जब तक प्रशांत जी ने कहा था फूड सिक्योरिटी की बात है, तो देश जब तकलीफ में था कोरोना के बाद, तो मोदी जी ने पहले लॉकडाउन से लेकर आज तक अभी अगस्त सितंबर महीने तक की भी घोषणा हो चुकी है। लाखों रुपए का मुफ्त अनाज आज देश के 80 करोड़ आप मुफ्त अनाज की बात कर रहे हो, आप मुफ्त अनाज की बात कर रहे हो, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर राशन की दुकानें तो बंद थी और जहां पर मिले थे वो मतलब शुरू में आते थे, वो दिखते थे, उसमें भी कंकर निकलते थे। और कितने लोगों को आपको लगता है कि सही में आए थे, वहां पे प्रशासन ने कड़क कार्यवाही की है और आगे भी की जाएगी। जनता के हक का जो अनाज है वो जनता को मिलना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में हम उसे पहुंचा कर भी रहेंगे। जी, आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये हो भी, और उम्मीद ये भी रखते हैं कि उद्घाटन तो वैसे आप हर इवेंट का करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो मृतजन के परिवारजन को आप पैसे देने वाले हो उसका भी ऐसा ही समारोह रखें, ताकि हमें भी पता चले कि कोरोना में कितने लोग मरे थे आपके डेटा के अनुसार और उतने लोगों को पैसे मिले या नहीं। तो दंगल देश का में आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आपका शुक्रिया। तो आज का हमारा विषय था कि असफलता को सफलता में बदलने के लिए तो उद्घाटन नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि आने वाले समय में चुनाव आने जा रहे हैं, हम यूपी की बात कर ले या हम गुजरात की बात कर ले, बात ये भी है कि उद्घाटन किए जाते हैं, यानी हमारे तिजोरी में पैसे तो है, अगर पैसे है तो फिर बच्चों को फ्री टैबलेट क्यों नहीं दिया जाता, शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है, क्यों गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है वो खस्ता है, क्यों कई ऐसी परियोजना है, अगर हम धौलेरा के एयरपोर्ट की बात कर ले या फिर हम चोटीला एयरपोर्ट की बात कर ले, आज भी वो उद्घाटन तो कर दिया गया था, वो शिलान्यास तो कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों वो एयरपोर्ट हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि कितनी चीज़ें अभी भी सिर्फ और सिर्फ वो एक सन के लिए होती है, रिबिन काटने तक, उसके बाद कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आती, अगर आती है तो फिर उसकी भी कीमत जनता को अदा करनी पड़ती है। और आशा ये भी रखते हैं कि महंगाई की ओर भी ध्यान दे और महंगाई को काटने की सरकार जो है वो आगे प्रयास करे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।